हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, पार्ट नंबर 3 होने वाला है आज की क्लास। इकोनॉमिक्स और बैंकिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चन जेके एसएसबी जेके पीएसआई के दिसंबर के महीने में पूछे गए हैं। दिसंबर 2022 में जो भी जितने भी आपके पास जेके पीएसआई के पेपर्स हुए हैं, सबके क्वेश्चन कंपाइल करके साथ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, गुजारिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ आपके पास पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। हर एक वीडियो विस्तार से आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मेरे दोस्त, सीखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए जी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो प्रेजेंट सीईओ हैं वो कौन है? ऑप्शंस: नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार, परमेश्वरन अय्यर या निर्मला सीताराम। बताइए जी, इनमें से आपने बताना है कि सीईओ। ठीक है, नीति आयोग आप जानते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म आपके पास क्या है सर? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक थिंक टैंक के तौर पर आपके पास इंडिया को देखने को मिला है, क्योंकि आपके पास इससे पहले जो है प्लानिंग कमीशन आया करते थे। फिर प्लानिंग कमीशन जो है पिछले 65 साल से, लगातार 65 साल से ये काम करता आ रहा था। इसको रिप्लेस किया किसने? नीति आयोग ने इसको रिप्लेस किया है। नीति आयोग के अगर आप चेयरमैन पूछेंगे आपसे, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो चेयरमैन के लिए आप जो है नरेंद्र मोदी साहब का नाम दे देंगे। अगर आपके पास वाइस चेयरमैन पूछेंगे तो आपके पास जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पास राजीव कुमार, तो वो आप दे देंगे। निर्मला सीतारमण तो आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं आपके पास इंडिया की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सीईओ, तो सीईओ आपके पास नन अदर देन परमेश्वरन अय्यर आ रहे हैं। ठीक है जी। अगर पूछा जाएगा कि नीति आयोग कब से काम शुरू किया है, तो 2015 से, 1 जनवरी 2015 से इसने काम अपना करना शुरू किया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। इसी के साथ साथ अगर 2 चीज़ें आप याद रख सकते हैं, जो आपका नीति आयोग है, इसके आपके पास 2 हब्स आते हैं, 2 हब्स। एक तो आपके पास एक हब को आप कहते हैं सर टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं सर, पूछ लेते हैं। एक तो टीम इंडिया हब है, जिसका मकसद क्या है? इट लीड्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा आपके पास जो हब आ जाता है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं सर नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो ये 2 हब किसके अंडर आ जाते हैं सर? नीति आयोग के अंडर। पहला टीम इंडिया हब, इसका मकसद क्या है? इट लीड्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला हो गया सर टीम इंडिया हब। दूसरा हो गया आपके पास नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इसका मकसद क्या है? इट बिल्ड्स द इंस्टीट्यूशंस थिंक टैंक कैपेबिलिटीज। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रख लेनी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज मैनेजमेंट। ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में आपके पास आरटीजीएस पिछली क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से हमने आपको पढ़ाया हुआ है ये। अब आपके पास आंसर विद इन सेकंड्स आ जाना चाहिए कि इट्स मैनेज्ड बाय, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था कि आपके पास आरबीआई जो है ये ओन करता है और ऑपरेट करता है 2 सीपीएस। 2 सीपीएस मतलब आपके पास जो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है, 2 आते हैं इसके अंदर। एक तो आपके पास आरटीजीएस आ जाता है, जिसका नाम आपके पास क्या दिया आपने मेरे दोस्त? नन अदर देन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम हो गया। दूसरा आपके पास आ जाता है सर एनईएफटी, नेफ्ट जिसे आप कहते हैं। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। ये दोनों किसके अंदर आते हैं सर? आरबीआई के अंदर। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि डैश इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी पहली बैंक आ रही है इंडिया की जिसने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन? किसके लिए? फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। क्या वो आपके पास आईसीआईसीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है, इंडस इंडिया बैंक आ रहा है, या आपके पास आईडीएफसी बैंक आ रहा है? बोलिए जी, पहली ऐसी इंडियन बैंक आपने बतानी है जिसने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन किसके लिए? फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। तो वो कौन सी बैंक है सर? नन अदर देन इंडस इंडिया बैंक। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो हैं सर वो वीडियोस देखते रहते हैं, क्लास तो अटेंड करते रहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है, बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर द बैंक डिपॉजिटर्स। जो आपका बैंक डिपॉजिट में आप पैसा रखते हैं, मैक्सिमम इंश्योरेंस कितने पैसे का आपको मिल रहा है? मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर द बैंक डिपॉजिटर्स 1 लाख तक आ रहा है, 2.5 लाख तक, 5 लाख तक या 7 लाख तक। ठीक है जी, हर एक डिपॉजिटर जो है बैंक में उसको इंश्योरेंस मिलता है कितने पैसे, मैक्सिमम कितने अमाउंट तक? बहुत प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट आप लेकर बात करेंगे। तो कितने का आ रहा है सर मैक्सिमम? मैक्सिमम 5 लाख, 5 लाख जो है आपके पास इंश्योरेंस मिलता है, 5 लाख का मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर द बैंक। कितना है सर वो आपका? 5 लाख ईच डिपॉजिटर। हर एक डिपॉजिटर इन ए बैंक
इज इंश्योर अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट हेल्ड बाय हिम। तो ये आप चीज़ें याद रखें, 5 लाख तक आपके पास इंश्योरेंस मिल रहा है बैंक का। जितना पैसा आप डिपॉजिट करें, आपके पैसे का सिर्फ 5 लाख जो है, अप टू मैक्सिमम 5 लाख तक आपके पास इंश्योरेंस है उस पैसे का। व्हाट वाज ए करंट अकाउंट डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको बताना है इन Q4 ऑफ 2021-2022। करंट अकाउंट डेफिसिट आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, किसका? Q4 जो आ रहा है 2021-2022। सर ये पूछा क्यों गया था? क्योंकि इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो आपके पास इंडिया की जो रिसेंटली सितंबर 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, सितंबर 2022 में उसे बोला था कि आपके पास जो इंडिया का करंट अकाउंट बैलेंस है, करंट अकाउंट बैलेंस अगर आप देखेंगे वो कितना आ रहा है सर? वो $23.9 बिलियन आ रहा है, जो कि आपके पास 2.8% आता है किसका? जीडीपी का। ये किसकी बात हो रही है? अगर आप क्वार्टर या फर्स्ट की बात करेंगे 2022-2023 की, याद रखेंगे ये चीज़, समझेंगे। आपके पास जो डेटा प्रोवाइड किया गया था उसमें बोला गया था सितंबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बताती है कि करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड हुआ है कितने का? डेफिसिट ऑफ $23.9 बिलियन, जो कि कितना बनता है सर? 2.8% बनता है आपके जीडीपी का, व्हेन वी कंसीडर इट फॉर क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2022-2023। लेकिन अगर आपके पास पूछा जाएगा कि आपके पास जो क्वार्टर ईयर 4 था, जो क्वार्टर 4 था किसका? 2021-2022 का, उसमें तो आपके पास कितना परसेंट आ रहा था सर? उसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास $13.4 बिलियन का आ रहा था, जो अप्रॉक्सीमेटली 1.5% बनता है आपके जीडीपी का। और यही पूछा भी गया था, 1.5% यही पूछा गया था, याद रखेंगे। हो सकता है अगले अगले एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए कि करंट अकाउंट जो आपके क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2022-23 पूछा जाए, तो उसके लिए आप डेटा याद रखेंगे कितने का सर? आपने याद करिए हमारे साथ, आपने याद रखिए सर $23.9 बिलियन का याद रख दिया, जो बनता कितना है सर? जो अप्रॉक्सीमेटली 2.8% बनता है आपके जीडीपी का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन क्या था सर? एक्सप्रेस, ये आपके पास दिया गया है एक्सप्रेस रिमिट। एक्सप्रेस रिमिट जो है इज द नेम ऑफ रेमिटेंस फैसिलिटी स्टार्टेड बाय विच बैंक? एक्सप्रेस रिमिट जो है किस बैंक के माध्यम से एक रेमिटेंस फैसिलिटी स्टार्ट की गई है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से, या आईडीबीआई के माध्यम से? बोलिए जी। तो ये जो फैसिलिटी है किसके माध्यम से स्टार्ट की गई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। SBT एक्सप्रेस वर्ल्ड वाइड जो है एक वेब असिस्टेंस प्रोवाइडेड फॉर सेंडिंग मनी टू योर SBT अकाउंट इन इंडिया यूजिंग द रेगुलर वायर ट्रांसफर और मनी ट्रांसफर यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ योर बैंक अकाउंट। तो ये किसके माध्यम से की गई है फैसिलिटी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है विच रेटिंग एजेंसी हैज़ लवर्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 फ्रॉम 7.4% टू 6.7%। नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी रेटिंग एजेंसी है जिसने सर जो आपके पास जो प्रिडिक्शन करते हैं जीडीपी ग्रोथ की फाइनेंशियल 24 के लिए, पहले तो आपके पास 7.4 थी, इन्होंने आप प्रिडिक्ट किया कि 6.7% रहने का अंदाज़ा है फाइनेंशियल ईयर 24 में, 2024 में। तो किसका ये प्रिडिक्शन है? क्या आपके पास फिच के आ रहे हैं, क्रिसल के आ रहे हैं, मोंडेज इन्वेस्टर सर्विस की आ रही है, या S&P ग्लोबल रेटिंग की आ रही है? तो ये जो फोरकास्ट है ये किसने किया था? नन अदर देन फिच ग्लोबल रेटिंग। जो फिच ग्लोबल रेटिंग है इन्होंने प्रेडिक्शन किया था, इन्होंने बोला था कि इंडिया की जो जीडीपी है ये पहले इस साल के लिए अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने कहा था कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट एक्सपेक्टिंग ए ग्लोबल, क्योंकि पूरी दुनिया में स्लो डाउन हो रहा है, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी लग रही है, इसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करेंगे तो इन्होंने कहा था 7% रहने का अंदाज़ा है जीडीपी का। पहले जो इन्होंने 7.8% का प्रोजेक्शन किया था उसके मुताबिक इन्होंने कहा था अब 60% रहने का अंदाज़ा है। लेकिन फाइनेंशियल 24 के बारे में जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा, पहले इन्होंने प्रिडिक्ट किया था 7.4% का, लेकिन फिर कहा नहीं जी अब 6.7% का रहने का अंदाज़ा है। क्योंकि सर पूरी दुनिया में ग्लोबल स्लो डाउन होने का अंदाज़ा है, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी लगने का अंदाज़ा है, इस वजह से। समझिए बात को, क्या चीज़ आपने याद रखनी है? देखिए याद रखनी है कि आपके पास जो फिच
ग्लोबल रेटिंग कंपनी है। इन्होंने पहले कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया की जो जीडीपी है वो कितना परसेंट रहने का अंदाज़ा है। सर पहले इन्होंने कहा था 7.8% रहने का अंदाज़ा है, फिर उन्होंने चेंज करके बोल दिया नहीं जी अब फाइनेंशियल 23 में जो है जीडीपी इंडिया का कितना रहेगा, 7% रहने का अंदाज़ा है, इन्होंने फॉरकास्ट कर दिया। फिर हमने इनसे पूछा सर फाइनेंशियल 24 में आप कुछ बोल रहे थे, आप बोल रहे थे 7.4 रहेगा, क्या आप इस बात पर अभी भी अड़े हुए हैं? इन्होंने कहा नहीं नहीं सर अब तो हमने चेंज करना पड़ेगा, अब हम कह रहे हैं कि 6.7% ही आपके पास 2024 में रहेगा। ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट याद रखनी है। 23 के लिए उन्होंने पहले 7.8% की प्रेडिक्शन की थी, बाद में उन्होंने कहा नहीं जी अब 7% रहने का अंदाज़ा है। पहले फाइनेंशियल 2024 के लिए उन्होंने 7.4% की प्रेडिक्शन की थी, फिर कहा नहीं जी अब जो है 6.7% रहने का अंदाज़ा है। ये चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन है कि SLR मतलब आपके पास क्या है सर? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको इम्पोज किया गया था बैंकर्स के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। इन कब किया गया था? देखिए दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक तो आप CRR पढ़ते हैं हमारे पास, कैश रिजर्व रेशियो, जो हमने पिछली क्लास में आपके साथ बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ दिया, हमारे साथ आपने डिस्कस कर दिया। हमने जब आपके पास कैश रिजर्व रेशियो की बात लास्ट क्लास में बात की थी, हमने कहा था कितने परसेंटेज जो है डिपॉजिट का किसी बैंक को रखना पड़ेगा RBI के पास। किसके पास रखना पड़ेगा? RBI के पास कैश में रखना पड़ेगा। वो कहाँ पर रखना पड़ता है सर? RBI के पास रखना पड़ता है, और उस रिजर्व का RBI के माध्यम से उसको कोई भी इंटरेस्ट फराहम नहीं किया जाता है, वो आपके पास CRR हो गया। इसी की तरह एक चीज़ और होती है जिसे आप SLR कहते हैं, जिसे आप क्या 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 कहते हैं सर? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। सर ये क्या है? आप बोलेंगे कितना मिनिमम परसेंटेज या डिपॉजिट जो है किसी भी कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म में, कैश में, गोल्ड में या अदर सिक्योरिटीज में अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि इसको जो डिपॉजिट है ये रखने पड़ेंगे अपने पास। ठीक है जी। जो SLR है और CRR है ये ट्रेडिशनल टूल्स आ रहे हैं सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी की, ताकि कंट्रोल किया जा सके क्रेडिट ग्रोथ को, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी को, इन्फ्लेशन को, इनको कंट्रोल करने के लिए SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एज वेल एज CRR आपके पास जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये आपके इंपॉर्टेंट टूल्स आ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, आ रहे हैं किसके? RBI के। पूछा क्या गया था SLR को शुरुआत कब किया गया है? SLR को जो प्रेस्क्राइब किया गया था, जो शुरुआत इसकी आ रही है आपके पास सेक्शन 24 सब सेक्शन इसका जो है 2A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में इसका जिक्र मिलता है। तो 1949 इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सिर्फ डिफरेंस मोटे तौर पर अगर आपके पास लेमैन लैंग्वेज हम आपको कहें कि डिफरेंस SLR और CRR में क्या है, आप कहेंगे सर CRR सर वो रकम है, वो वाला हिस्सा है, वो वाला लिक्विड कैश है जो आपको जो ज़रूरी है किसी भी बैंक को RBI के पास जमा करने के लिए। लेकिन SLR जो है उसको अपने पास ही, इससे पहले कि वो किसी और कस्टमर को फराहम करे पैसा देने का, उसको अपने पास कुछ ना कुछ रकम जो है अपने पास सेव रखनी होगी, रिजर्व रखनी होगी, लिक्विड फार्म में रखनी होगी, कैश फार्म में रखनी होगी। वो वाला फार्म जो होगा, वो वाला कैश जो होगा आपके पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहलाएगा। SLR मतलब अपने पास, CRR मतलब RBI के पास। इतना याद रख लीजिए। 2020 के बारे में बात करेंगे तो RBI अपॉइंटेड द फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर R गांधी एंड अनंत नारायण हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ, किसके बोर्ड में सर इनको रखा गया था? क्योंकि सर 2020 में जो है RBI ने अपॉइंट किए थे दो एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड। किस बैंक के लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ICICI बैंक के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए, येस बैंक के लिए। देखिए सर जो आपके पास ये आ रहे हैं R गांधी, ये आपके पास डिप्टी RBI गवर्नर थे। इसी के साथ साथ जो आपके पास अनंत नारायण आ रहे हैं, ये अनंत नारायण कौन है सर? ये एसोसिएट प्रोफेसर आ रहे हैं SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिजर्व के। SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के आपके पास ये प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर आ रहे हैं। इन दोनों को इन्होंने RBI ने एडिशनल डायरेक्टर्स रखा था, किसके लिए? येस बैंक के लिए। तो ऑप्शन नंबर D जो है यहाँ ये सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये खबर जो थी ये मार्च 2020 में लगातार सुर्खियों में थी कि आपके पास RBI ने अपॉइंट किए हैं दो एडिशनल डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ येस बैंक। वो कौन कौन थे? RBI के आपके पास डिप्टी गवर्नर R गांधी और असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपके पास आ रहे हैं अनंत नारायण। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आप मानेंगे सर, क्या मानेंगे उसे? कस्टोडियन किसके लिए? आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या RBI है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, या ICICI बैंक है? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सबका आंसर जो है इसमें सही आना चाहिए, नन अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है
यही आपके पास कस्टोडियन का काम करती है कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए। इसी को जिम्मेवारी दी गई है, इसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैनेजिंग दियर इन्वेस्टमेंट्स। द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर लेड डाउन इन द RBI एक्ट 1934। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि लीगल प्रोविजंस जो गवर्न करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये कहाँ पर दिए गए हैं, तो RBI एक्ट 1934 में इनका जिक्र देखने को मिलता है। बात हो रही है वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड्स इमरजेंसी लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME जिसे आप कहते हैं। कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी लोन्स MSMEs को? नेम्ड सेव प्लस का नाम उसको दिया गया 2020 में। वो कौन है? क्या आपके पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आ रहे हैं, एक्सिम जिसे आप कहेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे, या खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कहेंगे? बोलिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नन अदर देन ऑप्शन ID 195, डेट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप सिडबी के नाम से जानते हैं। सिडबी ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये प्रोवाइड करेगा, ये देगा इमरजेंसी लोन टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME को, और उसका नाम क्या रखेगा? ये आपके पास सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी। जो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर सेफ, SAFE। सेफ का मतलब क्या है? सिडबीज असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी। ये सेफ प्लस इसका नाम दिया गया है 2020 का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 2007 के बारे में पूछा गया है कि 2007 में द नेम ऑफ UTI बैंक लिमिटेड वाज चेंज टू। 2007 में UTI बैंक का नेम चेंज करके क्या रखा गया था? क्या कॉर्पोरेशन बैंक रखा गया था, यूको बैंक रखा गया था, एक्सिस बैंक रखा गया था, या आपके पास फेडरल बैंक रखा गया था? चलिए बताइए, तब तक हम आपको बता दें UTI का फुल फॉर्म क्या है सर? नन अदर देन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चलिए बोलिए कौन सी वो बैंक थी? नन अदर देन एक्सिस बैंक। ठीक है जी, क्योंकि एक्सिस बैंक का ही नाम जो है 30 जुलाई 2007 को UTI डेट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका नाम चेंज करके एक्सिस बैंक रखा गया था। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI? प्रेजेंट गवर्नर RBI के कौन है? क्या आपके पास शक्तिकांता दास हैं, T रविशंकर आ रहे हैं, श्री M राजेश्वर राव आ रहे हैं, MD पत्रा साहब आ रहे हैं? बोलिए जी। प्रेजेंट गवर्नर सिंपल है, सब दोस्तों को इनका याद रहना चाहिए। कौन से हैं सर? शक्तिकांता दास, दैट इज ऑप्शन नंबर A। प्रेजेंट गवर्नर कौन से, आज प्रेजेंटली कौन से गवर्नर है सर? ये आपके पास 25 गवर्नर ऑफ इंडिया, 25 गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है जी। अर्लियर ये पहले आपके पास मेंबर ऑफ 15th फाइनेंशियल कमीशन के मेंबर भी थे, और जो इंडिया और यही जो आपके पास इंडियाज शेरपा टू द G20, इनको ही रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपके पास रिटायर्ड 1980 के IAS ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर के। विच आर द फॉलोइंग इज ए क्रिप्टो करेंसी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्रिप्टो करेंसी की एक एग्जांपल कौन है? रेमिना, इथेरियम, डोनास, सोनालर। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी की जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनमें सबसे पहले तो आपने ये नाम सुना होगा बहुत बार, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा। इसी तरह से ये दूसरा जो ऑप्शन में दिया गया है इथेरियम, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे टेथर, ये भी सुर्खियों में रहता है, BNB ये भी पूछा जाता है, और इम्पॉर्टेंट USD कॉइन। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं क्रिप्टो करेंसी की। चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके की चीज़ों को रिवाइज करेंगे। आने वाले क्लास में आपके पास जो भी और टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ को सीखेंगे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में जो है आपकी तैयारी बड़ी बेहतरीन तरीके से तब बनी रहेगी जब आपके पास एक ओवरव्यू होगा कि भाई क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी हमारी बननी चाहिए। उम्मीद करेंगे इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके की चीज़ों को आपने सीखा होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।